नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं जंतु जगत को और हमने जंतु जगत का सामान्य परिचय पढ़ा है। उसके बाद में जंतु जगत का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, ये सब कुछ हमने देखा है। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि जंतु जगत का जब वर्गीकरण किया जाता है तो इससे कितने संघ बनते हैं, वो संघ कौन कौन से होते हैं और उसके अलावा प्रत्येक संघ के बारे में मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो हम देखने वाले हैं कि जंतु जगत होता है, उसमें कौन कौन से संघ होते हैं। दोस्तों, जंतु जगत में मुख्य रूप से 11 संघ होते हैं। हालांकि कई लोग होते हैं प्रोटोजोआ को भी जंतु जगत में ही शामिल करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोटोजोआ को जंतु जगत में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि NCERT की बुक में भी प्रोटोजोआ को जंतु जगत में शामिल नहीं किया गया है। तो हम जंतु जगत में मुख्य रूप से 11 संघ पढ़ने वाले हैं, जिनमें से जो प्रथम 10 संघ होंगे वो आपके अकशेरुकी में आते हैं। करने का मतलब नॉन कोर्डेटा में शामिल होते हैं। और जो 11वां संघ अर्थात होता है आपका कोर्डेटा, उसे हम कशेरुकी या पृष्ठ रज्जुकी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो 11 संघ कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो जो 11 संघ होते हैं जंतु जगत में, सबसे पहले नंबर पे जो होता है वो होता है पोरीफेरा। पहले नंबर पे जो संघ होता है उसका नाम है पोरीफेरा। जो दूसरा संघ है उसको हम बोलते हैं सिलेंट्रेटा। दूसरे संघ को क्या कहा जाता है? सिलेंट्रेटा। और इसी का एक नाम होता है जिसे हम बोलते हैं नाइडेरिया। तीसरा जो संघ है उसे हम बोलते हैं टिनोफोरा। चौथा जो संघ है उसे बोलते हैं हम प्लेटीहेलमिन्थीज। चौथे संघ को क्या कहा जाता है? प्लेटीहेलमिन्थीज कहा जाता है। दोस्तों, जो ये चौथा संघ होता है, इसके जो जीव होते हैं उनके शरीर का आकार होता है वो चपटा होता है और चपटे आकार के कारण इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। कृमि का मतलब होता है कीड़े नुमा संरचना। तो इनका शरीर का आकार होता है वो चपटा होता है, इस कारण इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो संघ है वो आता है आपका एस्केहेलमिन्थीज, या जिसे कहा जाता है निमेटोड। क्या कहा जाता है? निमेटोड। और इनका शरीर गोल आकार का होता है, इस कारण इन्हें गोल कृमि भी कहा जाता है। इसके बाद में आ गया एनालिडा, जिनका शरीर होता है खंडों में विभाजित होता है, सेगमेंट्स में डिवाइड होता है और इसी कारण से उन्हें खंडित कृमि के नाम से जाना जाता है। फिर आ गया है ऑर्थोपोडा, जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसके बाद में मोलस्का आ गया है, जो दूसरे नंबर का संघ है। इसके बाद में इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा। ये जो प्रथम के 10 संघ हैं, इन 10 संघों को हम अपृष्ठरज्जुकी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो संघ आ गया आपका कोर्डेटा, यह आपका पृष्ठरज्जुकी या कशेरुकी कहलाता है। इस प्रकार से जंतु जगत में टोटल कितने संघ होते हैं? 11 संघ होते हैं और हमें प्रत्येक संघ के बारे में पढ़ना है, उसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं। इससे पहले यदि हम देखें तो जो आपका जंतु जगत होता है, इस जंतु जगत में जो मुख्य मुख्य संघ होते हैं उनकी मुख्य विशेषताओं को यदि देखा जाए तो इस प्रकार से उनको डिवाइड किया जा सकता है। इसमें देखें तो यह आपका एनिमिलिया अर्थात बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जो प्राणी जगत है, इस प्राणी जगत अर्थात एनिमिलिया में बहुकोशिकीय जीव होते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे संगठन का स्तर इनका। यहाँ पर है समिति, यहाँ पर है प्रगुहा और यहाँ पे है संघ। तो जो आपका सबसे पहले नंबर का संघ होता है पोरीफेरा। सबसे पहले नंबर का संघ कौन सा है? पोरीफेरा नाम का जो संघ है, इस संघ में जो शारीरिक
संगठन का स्तर होता है, उनका जो शरीर बना होता है वो कोशिकीय स्तर का बना होता है। हालांकि ये होता बहुकोशिकीय है, लेकिन इनका शरीर है, इनके जो कार्य हैं वो आपके किस लेवल पर संपादित किए जाते हैं, कोशिकीय लेवल पर संपादित किए जाते हैं। और बाकी यदि हम देखें तो आपके सिलेंट्रेटा होता है और टिनोफोरा होता है, इनका शरीर होता है वो उत्तक लेवल का बना होता है। इसके बाद में जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं, इनका शरीर अंग स्तर का बना होता है। और बाकी जो भी होते हैं एस्केहेल्मिन्थीज से लेकर कोर्डेटा तक, इनका शरीर होता है वो अंग तंत्र के स्तर पर बना होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम प्रथम संघ से आगे की ओर जाते हैं, वैसे वैसे स्तर बढ़ते जाते हैं। पोरीफेरा में कोशिकीय स्तर का शरीर होता है, आपके सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, जो ये नाइडेरिया है, हम सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया कहते हैं, इनका शरीर होता है वो उत्तक स्तर का होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में अंग स्तर का, और बाकी सब में कैसा होता है, अंग तंत्र स्तर का शरीर होता है। इसके बाद में यदि हम देखें, हाँ यहां पर और चीजें देख सकते हैं, जैसे समिति को भी हम देख सकते हैं कि जो इनकी समिति होती है, समिति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होती है असमित, दूसरे होते हैं अर्य समित, और तीसरे होते हैं आपके द्विपार्श्व समित। तो जो आपका पोरीफेरा होता है यह आपका असमित होता है। समिति के हिसाब से देखें तो ये कैसा होता है, असमित होता है। इसके बाद में आपके सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा जो संघ होते हैं वो अर्य समित होते हैं, और बाकी सारे के सारे प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर कोर्डेटा तक जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, द्विपार्श्व समित होते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि जो एकाइनोडर्मेटा है ये 2 प्रकार की समिति दर्शाता है। एकाइनोडर्मेटा 2 प्रकार की समिति दर्शाता है। एकाइनोडर्मेटा की 2 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था होती है इसकी लार्वा अवस्था, और एक अवस्था होती है इसकी वयस्क अवस्था। कौन सी अवस्था होती है, वयस्क। जो लार्वा अवस्था होती है ये तो दर्शाती है द्विपार्श्व समिति। कौन सी समिति दर्शाता है, द्विपार्श्व समिति। और वयस्क अवस्था जो होती है ये दर्शाती है अर्य समिति। तो इस प्रकार से यह हमें ध्यान रखना है कि जो इकाइनोडर्मेटा होता है ये 2 प्रकार की समिति दर्शाता है। इस कारण ऐसे बोला जाता है कि जो इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वो उसकी वयस्क अवस्था से उच्च स्तर की क्या दर्शाता है, समिति दर्शाता है। क्यों भाई, क्योंकि द्विपार्श्व समिति होती है ये उच्च जीवों में पाई जाती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। हमने एक तो संगठन का स्तर बता दिया, समिति बता दी। प्रगुहा के आधार पर देखें तो आपके जो पोरीफेरा होता है इसमें आपकी जो गुहा होती है अगुह्य जीव होते हैं, अर्थात गुहा नहीं पाई जाती है। बाकी यहां पर भी देखें, आपके सिलेंट्रेटा हो गया, टिनोफोरा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गए, यहां तक आपकी क्या होते हैं, कैसी गुहा पाई जाती है, आपकी अगुह्य जीव पाए जाते हैं। यहां तक कि एस्केहेल्मिन्थीज में भी अगुह्य जीव पाए जाते हैं। एनोलिडा होता है, कौन सा, एनेलिडा। इन एनेलिडा में आपके कूट गुहा पाई जाती है। अब ये अगुह्य, कूट गुह्य, ये आपको पहले बताया गया है। तो एनेलिडा में कूट गुहा पाई जाती है और बाकी सब में आपकी क्या पाई जाती है, प्रगुहा पाई जाती है। तो ये इनके मुख्य मुख्य क्या हो गए हैं, लक्षण हो गए हैं, जिनको हमने देखा एक चार्ट के रूप में। अब इसके बाद में यदि हम देखें, इसके बाद में देखें तो पहला जो संघ है हमारा वो है पोरीफेरा। पहला जो संघ है वो है क्या है आपका, पोरीफेरा। देखो इस संघ के नाम से पता चल रहा है पोरीफेरा है। पोर का मतलब क्या होता है, पोर का मतलब होता है छिद्र। पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र। अर्थात पोरीफेरा संघ के जो भी जीव होते हैं उनके शरीर में बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। इसी कारण से इस संघ का नाम रखा गया है पोरीफेरा।
देखो, पोरीफेरा जंतु जगत का सबसे सरल और बहुकोशिकीय संघ है। पहले नंबर पे जो संघ आता है वो आता है आपका पोरीफेरा। इस कारण इसके जीव होते हैं सबसे सरल होते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बताया है कि जैसे जैसे हम संघों में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके स्तर बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले सरल संघ आएगा और उसके बाद में सबसे जटिल जो संघ होता है वो होता है कोर्डेटा। तो सबसे सरल संघ होता है पोरीफेरा। शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पे एक शब्द है पोर, अर्थात हो गया छिद्र, और फेरा का मतलब होता है धारण करने वाला, अर्थात ऐसा जीव जिसका शरीर होता है उस पर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, पोरीफेरा संघ में रखा जाता है। जो पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं इन्हें सामान्य तौर पर हम स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इनके शरीर में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र, और इस छिद्र के कारण से ये फोम के समान दबने वाले होते हैं। जैसे फोम होता है वो दबता है, उसी के समान इनका शरीर भी क्या होता है, दबता है, क्योंकि छोटे छोटे क्या हैं, छिद्र। तो इसी कारण जो पोरीफेरा संघ के जीव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसलिए पोरीफेरा वे जीव हैं जिनके शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिनसे पानी अंदर बाहर होता रहता है। पोरीफेरा के जीवों को स्पंज कहते हैं, यह बात आपको बता दी है। पोरीफेरा के जीवों को क्या कहते हैं, स्पंज, क्योंकि इनके शरीर में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं जिनसे क्या होता है कि पानी अंदर बाहर होता रहता है, और इनका शरीर होता है वो स्पंजी अर्थात फोम के जैसा होता है। और इसी कारण हमें ध्यान रखना है कि पोरीफेरा संघ के जीवों को हम क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। क्या कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है। इसके बाद में यदि हम पोरीफेरा संघ है उसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं देखें तो सबसे पहली बात जो हो गई है वो ये हो गई है कि ये बहुकोशिकीय होते हैं। पोरीफेरा संघ के जीव, देखो जंतु जगत में सारे के सारे जीव कैसे हैं, बहुकोशिकीय, लेकिन इनका शरीर होता है बहुत ही सरल होता है, और इनका जो शारीरिक संगठन का स्तर होता है वो कैसा होता है, कोशिकीय स्तर का होता है। ये आपको बता दिया है कि ये बहुकोशिकीय हैं लेकिन अत्यंत ही सरल। पोरीफेरा बहुकोशिकीय जीव है लेकिन इनमें उत्तक वगैरह नहीं पाए जाते हैं। इस कारण से इनका शरीर किस स्तर का होता है, कोशिकीय स्तर का ही होता है। इनका संगठन किस स्तर का है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर का होता है, अर्थात कोशिकीय स्तर का होता है। तो ये पहली विशेषता होगी है इनकी शरीर के बारे में कि इनका शरीर बहुकोशिकीय है लेकिन सरल है, और शारीरिक संगठन का स्तर होता है वो कैसा होता है, आपके कोशिकीय स्तर का होता है। किसका, पोरीफेरा का। इसके बाद में यदि इनका आवास देखें, क्या देखें, आवास, तो ये जलीय होते हैं। कैसे होते हैं भाई, जलीय। अब जलीय में भी समुद्र में भी रहते हैं, मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये आपके स्वच्छ जल में भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सबसे मेन जो है वो है समुद्री जल। तो इनका जो आवास होता है वो होता है जल, लेकिन मुख्य रूप से ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। अधिकांश पोरीफेरा के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, और कुछ मीठे पानी में भी मिलते हैं, जैसे कि हो गया आपका स्पोंजिला। स्पोंजिला है जो आपके मीठे पानी में पाया जाता है। ध्यान रखने की बात यह है कि ये समुद्र में स्थिर होते हैं। स्थिर का मतलब गति नहीं करते रहते हैं, बल्कि समुद्र के तल से क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। समुद्र के तल से क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं। कौन, जो ये पोरीफेरा संघ के जीव होते हैं वो समुद्र के तल से क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। इसके बाद में यदि हम देखें तो इनका जो शरीर की जो संरचना होती है, अभी आपको बताया है कि इनके शरीर पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इनके शरीर पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। जैसे मान लो ये इनका शरीर है तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। और यहाँ पर ऊपर की तरफ एक बड़ा छिद्र होता है, ऊपर की तरफ एक क्या होता है, बड़ा छिद्र होता है, और शरीर पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। जो ये छोटे छिद्र होते हैं
ये जो छोटे वाले छिद्र होते हैं, इन छोटे छिद्र को तो हम कहते हैं आपके ओस्टिया। इन छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं हमें? ओस्टिया। और ये जो बड़ा छिद्र ऊपर की तरफ एक होता है, इसे बोलते हैं ओस्कुलम। इसके बड़े छिद्र को क्या कहते हैं? ओस्कुलम कहते हैं। तो इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ओस्टिया कहते हैं। और शरीर के ऊपर एक बड़ा छिद्र होता है, ये अब आपको बताया, इसे बोलते हैं हमें ओस्कुलम। और जो शरीर के अंदर गुहा है, भाई ये बाहर की तरफ इनकी छिद्र हो गए हैं और ये ऊपर की तरफ एक बड़ा छिद्र हो गया है। शरीर के अंदर की जो खाली जगह है, जो गुहा है, उस गुहा को क्या कहा जाता है? स्पोंजोसील कहा जाता है। ध्यान रखने की बात ये है, ये इनकी मुख्य विशेषताएं। शरीर पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको तो बोलते हैं ओस्टिया। जो एक बड़ा छिद्र होता है उसे हम बोलते हैं ओस्कुलम। और उसके अलावा जो शरीर के बीच की जो खाली जगह, भाई चारों तरफ परत होगी, उस परत में है छोटे छोटे छिद्र, अभी आपको एक डायग्राम दिखाएंगे, और उसके बीच की जो गुहा है उसे हम बोलते हैं स्पोंजोसिल। शरीर पर कंकाल होता है, वो स्पिक्यूल्स या स्पोंजिन से बना होता है। स्पिक्यूल्स या स्पोंजिन होते हैं, मतलब तंतुनुमा संरचनाएं होते हैं, छोटे छोटे कांटे जैसी संरचनाएं स्पिक्यूल्स होगी, और स्पोंजिन है जो तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं। तो इनका कंकाल उस प्रकार से बना होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है किसकी? पोरीफेरा की। इनके अंदर केनाल सिस्टम पाया जाता है, और यही केनाल सिस्टम इनके भोजन के लिए, इनके आपके अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए इनमें काम में आता है। क्या होता है आपका ये केनाल सिस्टम? तो यहां पर देखो, क्योंकि इनके शरीर पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? ओस्टिया। तो क्या होता है, क्योंकि ये पानी में है, तो इन छिद्रों से ये पानी होता है वो अंदर जाता है। कहां पर? गुहा में। इसकी जो गुहा है, अंदर की खाली जगह है, उसमें चला जाता है। और इसी पानी के साथ जो पानी में तैरते हुए छोटे जीव होते हैं, छोटे कोई कण होते हैं, कोई पदार्थ होता है, कोई शैवाल होता है, वो इसके साथ अंदर चला जाता है। और ये उस पानी में से उस पदार्थ को कर लेते हैं फिल्टर, और उसका तो उपयोग करते हैं पाचन में। और बाकी जो पानी होता है यहाँ से बाहर निकल जाता है। कौन से छिद्र से? ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से इनमें क्या पाया जाता है? केनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसमें आपके ओस्टिया से पानी अंदर आता है और ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो पोरीफेरा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है इनका केनाल सिस्टम। पानी का प्रवाह कैसे होता है, भी आपको बताया है कि ओस्टिया होते हैं छोटे छोटे छिद्र, फिर केनाल सिस्टम से यह जाता है आपका किसमें? स्पोंजोसेल जो गुहा होती है उसमें जाता है, और फिर ओस्कुलम से क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। कहां से निकल जाता है? ओस्कुलम से। और इसी जल धारा से, अभी आपको बताया है कि जैसे ही जल इसकी गुहा के अंदर जाता है, उसमें छोटे छोटे भोजन के जो कण होते हैं उससे भोजन ग्रहण करता है। श्वसन, मतलब जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो इसी के द्वारा अंदर जाती है, कोई अलग से सिस्टम नहीं होता है। अपशिष्ट पदार्थ भी इसी के द्वारा बाहर निकलते हैं। भाई यहाँ से जल गया, अपशिष्ट पदार्थ उसको जल में डाल दिया और वो बाहर की तरफ आ गए। और गैसों का परिवहन भी इसी से होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि इनका जो ये केनाल सिस्टम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको यदि हम डायग्राम की सहायता से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसका डायग्राम देखो अभी आप, ये इनका शरीर है, ये बाहर की इनकी परत है। अभी जो ये छोटे छोटे छिद्र हैं, जो इनके शरीर पर छोटे छोटे क्या हैं? छिद्र। इन छिद्रों को तो हम क्या बोलते हैं? ओस्टिया। इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? ओस्टिया कहा जाता है। और इन ओस्टिया से ऐसे पानी अंदर जाता है, ये ऐसे अंदर जाता है। ये अंदर की जो खाली जगह है आपकी पूरी की पूरी, ये कौन सी गुहा है? स्पोंजोसील गुहा है। कौन सी गुहा है? स्पोंजोसील गुहा है। और यहां से पानी अंदर आने के बाद ऐसे ये बाहर की तरफ चला जाता है। कौन से छिद्र से? ये वाला छिद्र कौन सा है आपका? ओस्कुलम है। कौन सा छिद्र है? ओस्कुलम नाम का एक छिद्र है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ये इस प्रकार से इनका शरीर होता है, और जो ये कैनाल सिस्टम होता है ये इनकी इंपॉर्टेंट विशेषता होती है। अब इसके बाद में देखें तो इनमें विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें क्या पाई जाती हैं? विशेष कोशिकाएं, जो जैसे ही पानी अंदर गया, पानी के अंदर जाने के बाद में हमें पता है कि पानी में जो भोजन के कण वगैरह होते हैं वो अंदर चले जाते हैं गुहा में, लेकिन उन भोजन के कणों को पकड़ने का कार्य कौन करता है? तो वहां पर कुछ
स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम कोलर सेल या कोनोसाइट सेल्स कहते हैं, और ये भोजन को लेने वाली कोशिकाएं होती हैं और जल धारा बनाए रखने में क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अलावा एक होती है अमीबोसाइट्स कोशिकाएं, जो पोषण का परिवहन, कहने का मतलब अमीबोसाइट मतलब इनमें गति होती है, इनको एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो पोषण का परिवहन और कंकाल बनाने में मदद करती हैं। कौन सी कोशिकाएं? अमीबोसाइट कोशिकाएं। तो इस प्रकार से ये जो कोनोसाइट्स कोशिकाएं हैं या कोलर सेल्स है, ये भोजन को लेने वाली क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में इनका जो कंकाल, अभी बताया है कि जो इनका कंकाल होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, स्पिकुलस और स्पोंजिन फाइबर से। स्पिकुलस होते हैं वो आपके कैल्शियम या सिलिका से बने हुए कुछ छोटे छोटे कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं, और स्पोंजिन होते हैं ये लचीले रेसे होते हैं। यू स्पोंजिया इसका एक उदाहरण है। क्या है? उदाहरण। और इसमें स्पोंजिन तंतु के कारण ही यू स्पोंजिया को हम क्या कहते हैं, बाथ स्पंज। ये पूछा जा सकता है भाई, बाथ स्पंज किसे कहते हैं? तो बाथ स्पंज किसे कहा जाता है? आपके यू स्पोंजिला को कहा जाता है, सॉरी यू स्पोंजिया को कहा जाता है। इसके बाद में देखो भाई समिति। अभी आपको बताया था कि जो पोरीफेरा के जीव होते हैं उनमें कोई विशेष प्रकार की समिति नहीं पाई जाती है। कहने का मतलब, इनका समिति का मतलब होता है, मान लो ये कोई शरीर है, कोई जीव है, मान लो ये कोई जीव है, ऐसे जीव है, इनमें से यदि आप इसको किसी एक तल से काटो तो ये दो समान भागों में विभाजित हो जाए, लेकिन यहां पर देखोगे तो ये दोनों समान भाग नहीं है। यहां पर भी काटोगे तो किसी भी समान भाग में विभाजित नहीं, यहां से काटोगे तो भी किसी भी तल से यदि इसके जीव होते हैं इनको काटा जाए तो ये दो समान भागों में विभाजित नहीं होते हैं। इसी कारण बोला जाता है कि जो ये पोरीफेरा के अधिकांश जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, असममित। हमें यदि पूछा जाए कि पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, तो हमें बताना है कि ये कैसे होते हैं, असममित होते हैं। हालांकि कुछ में रेडियल समिति, कहने का मतलब त्रिज्यीय समिति पाई जाती है। त्रिज्यीय समिति या इसी को कहा जाता है अरीय समिति। क्या कहा जाता है? अरीय समिति। लेकिन मुख्य रूप से कैसे होते हैं, असममित ही होते हैं। गति, तो वयस्क अवस्था में ये क्या होते हैं, अचल। अभी आपको बताया था सामान्य तौर पर इनका जो शरीर होता है वो समुद्र में, जो उनका समुद्र का जो नीचे वाला पेंदा होता है उससे क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। तो ये सामान्य अर्थात वयस्क अवस्था में ये क्या रहते हैं, अचल रहते हैं, सेसाइल होते हैं, अर्थात चल नहीं कर सकते हैं, गति नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो इनकी लार्वा अवस्था होती है, लार्वा अवस्था, अब ये लार्वा की अवस्था क्या होती है कि मान लो कि कोई जो जीव है, उस जीव का जो वयस्क शरीर है, उस वयस्क में और उसके बच्चे के बीच की जो अवस्था आती है उसे हम बोलते हैं लार्वा अवस्था। तो इनकी जो लार्वा अवस्था होती है वो कैसी होती है, गतिशील होती है। लेकिन मुख्य रूप से इनका जो वयस्क शरीर होता है वो कैसा होता है, वो होता है अचल। पाचन अभी आपको बता दिया कोशिकीय स्तर पर होता है, सारे के सारे कार्य कोशिका स्तर पर ही संपादित किए जाते हैं। इनमें सेल्स होती हैं कोनोसाइट सेल्स, या जिन्हें हम बोलते हैं कोलर सेल। क्या बोलते हैं, कोलर सेल। ये कोलर सेल जो पानी अंदर आता है उस पानी में से उस भोजन के कणों को पकड़ने का कार्य करते हैं, और अमीबोसाइट हैं उसको क्या करते हैं, पचाते हैं। अभी आपको बताया था कोलर सेल होती हैं और अमीबोसाइट सेल होती हैं। तो ये अमीबोसाइट सेल होती हैं उसको पचाने का कार्य करती हैं। और अभी आपको बताइए फिल्टर फीडर्स होते हैं। क्या भाई, फिल्टर फीडर का मतलब क्या हो गया कि मान लो इनके शरीर के अंदर यहाँ से इन छिद्रों से पानी अंदर गया, तो छिद्रों से पानी जैसे ही अंदर जाएगा वो इनकी गुहा के अंदर जाएगा, और गुहा में जैसे ही अंदर जाता है तो गुहा में पानी के साथ भोजन के कण, शैवाल वगैरह जो अंदर चले जाते हैं वो उसमें से उसको छांट लेते हैं, उसमें से उसको छान लेते हैं, अर्थात फिल्टर कर लेते हैं उन भोजन के कणों को, और फिर उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ये फिल्टर फीडर्स होते हैं, अर्थात पानी के साथ आने वाले छोटे कणों को छानकर भोजन के रूप में काम में लेते हैं। इसी कारण इन्हें कहा जाता है कि ये कैसे होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं।
इसके बाद में देखो भाई, प्रजनन कैसे होता है, जनन कैसे होता है। तो जनन या तो कोई कली बन सकती है, कली के द्वारा हो सकता है। कली का मतलब क्या हो गया, जैसे इनका शरीर है, यहां पर कोई उभार बन गया और ये उभार है इस कली का जैसा रूप ले लिया और फिर यह इससे मैन पादप से अलग हो जाएगा। ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कैसा जनन है, अलैंगिक। तो इनमें अलैंगिक जनन होता है, ये लिखा हुआ है अलैंगिक। ये कली के द्वारा हो सकता है या जेम्यूल्स। जेम्यूल्स का मतलब कई बार इनमें विशेष ऐसे दाने नुमा संरचनाएं बनती हैं विशेष रूप से, और ये संरचनाएं कब बनती हैं, विपरीत परिस्थितियों में बनती हैं। कब बनती हैं, विपरीत परिस्थितियों में। और विपरीत परिस्थितियों में इनमें जेम्यूल बनते हैं, कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने वाली क्या होती है, संरचना होती है। तो इनका जो अलैंगिक जनन होता है वो या तो किसी कलिका से हो सकता है या जेम्यूल के द्वारा हो सकता है। इनमें लैंगिक जनन होता है, अधिकांश कहते होते हैं उभयलिंगी। अब उभयलिंगी क्या होता है, जैसे मनुष्य होता है, इसमें नर और मादा होते हैं, वो अलग अलग जीव में होते हैं। इस कारण मनुष्य कैसा जीव है, एक लिंगी, अर्थात कोई जीव है वो या तो नर है या फिर मादा है। लेकिन ये जो जीव होते हैं इसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग होते हैं, वो एक ही जीव के अंदर पाए जाते हैं। इसके कारण हम बोलते हैं कि ये कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। निषेचन होता है, वो होता है आंतरिक। निषेचन का मतलब ये हो गया कि जब जो नर युग्मक होते हैं और मादा युग्मक होते हैं, जब जीव के शरीर के अंदर ही मिलते हैं और मिलने के बाद में निषेचन की प्रक्रिया होती है, अर्थात जब निषेचन शरीर के अंदर होता है तब इसे बोलते हैं आंतरिक निषेचन। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें बाह्य निषेचन भी पाया जाता है। सामान्य तौर पे बता रहा हूँ, जैसे मेंढक होता है, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। कैसे कि जो नर मेंढक होता है वो अपने शुक्राणु और मादा मेंढक होती है अपने अंडाणु को जल में छोड़ देते हैं और फिर बाद में वो मिल जाते हैं। अर्थात जो निषेचन की प्रक्रिया हुई है वो शरीर के अंदर नहीं हुई बल्कि जल में अर्थात बाहर हुई है। ऐसे निषेचन को हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। लेकिन जो पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं इनमें कैसा निषेचन पाया जाता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। अभी आपको बताया था कि जो ये जीव होते हैं इन जीवों में आपकी लार्वा अवस्था पाई जाती है। कौन सी अवस्था, लार्वा अवस्था मिलती है। और इनका जो लार्वा होता है इन्हें हम पेरन काइमुला या फिर एम्फीबियोब्लास्टुला कहते हैं। एम्फीब्लास्टुला या पेरन काइमुला कहा जाता है। किसके, इनके जो लार्वा होता है। यदि याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। आपको ध्यान रखना है कि इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। उदाहरण, एक तो है आपका साइकोन जिसे हम बोलते हैं साइफा, एक होता है आपका स्पोंजिला, क्या होता है, स्पोंजिला, और एक होता है आपका यू स्पोंजिया। ये तीन उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। पहला आपका साइकोन, दूसरा है आपका स्पोंजिला और तीसरा यू स्पोंजिया। जो आपका यू स्पोंजिया होता है इसे हम बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि ये नहाने में काम में आता है, जो शरीर को रगड़ने के लिए ये काम में लिया जाता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं, बाथ स्पंज कहते हैं। और आपका जो स्पोंजिला होता है इसे हम फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। ये आपको भी बताया है कि स्पोंजिला होता है ये स्वच्छ जल में, मीठे जल में पाया जाता है। सामान्य तौर पर इसके जीव होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यदि हम देखें तो इनके डायग्राम भी हम देख सकते हैं। ये साइकोन का डायग्राम है, साइकोन जिसे हम साइफा भी कहते हैं। यह हो गया आपका यू स्पोंजिया और ये हो गया है आपका स्पोंजिला। इस यू स्पोंजिया को हम क्या कहते हैं, बाथ स्पंज कहते हैं, बाथ स्पंज कहते हैं। अब आप तीनों को देखोगे तो इन तीनों के शरीर पर बहुत सारे क्या हैं, छिद्र पाए जाते हैं। और
अगर इनको आप कहीं से भी काटोगे, ऐसे काटोगे तो भी दो भागों में विभाजित नहीं होंगे, ऐसे काटोगे तो भी दो भागों में विभाजित नहीं होंगे। इसी कारण बोला जाता है कि इनकी सममिति कैसी होती है, असममित होती है। यहां आप डायग्राम भी देख सकते हो। तो ये हो गया है हमारा पहला संघ। कौन सा संघ हो गया है? पहला संघ। और पहला संघ था हमारा पोरीफेरा। इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं आपको बता दी हैं। सामान्य तौर पर इन्हें स्पंज कहा जाता है। इनका शरीर होता है, उसके ऊपर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। उन छोटे छोटे छिद्रों को आपके क्या कहा जाता है? ओस्टिया कहा जाता है। ऊपर की तरफ एक बड़ा छिद्र होता है जिसे क्या कहा जाता है? ओस्कुलम कहा जाता है। इसके अलावा इनके शरीर में एक गुहा होती है बीच में, जहां पर ये सब कुछ जाता है, पानी वगैरह जाता है, उसे हम बोलते हैं स्पोंजोसील गुहा। मुख्य रूप से इनकी विशेषता होती है कि इनमें एक केनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसके द्वारा ये अपना भोजन करते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालते हैं, और गैसों का आदान प्रदान भी इसी के द्वारा होता है। तो ये सब कुछ था पोरीफेरा के बारे में। यदि हम पोरीफेरा के बारे में मेन पॉइंट देखें, कौन से होते हैं मेन पॉइंट, तो इनके मेन पॉइंट आप देख सकते हो। सबसे पहली बात कि आपके पोरीफेरा के अंदर कोई टिश्यू नहीं पाया जाता है, अर्थात उत्तक नहीं पाया जाता है। इनका शरीर होता है वो कौन से स्तर का होता है? कोशिकीय स्तर का ही होता है। कौन से स्तर का होता है? कोशिकीय स्तर का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता, इनके पास क्या पाया जाता है? केनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसके द्वारा ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसके अलावा श्वसन करते हैं, उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालते हैं, और गैसों का आदान प्रदान भी इसी के द्वारा होता है। प्रजनन में इनमें कठोर समय में एक संरचना बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं? जेम्यूल। क्या कहते हैं? जेम्यूल। इनमें जनन होता है, अलैंगिक भी होता है और लैंगिक रूप से भी जनन होता है। अलैंगिक होता है, कली के द्वारा हो सकता है, या फिर जेम्यूल। लेकिन ये जेम्यूल कठोर परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में ही बनते हैं। लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन में हमें ध्यान रखने की बात यह होती है कि ये एक तो उभयलिंगी होते हैं, और साथ साथ में निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है। शरीर पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? ओस्टिया। एक बड़ा छिद्र होता है जिसे क्या कहा जाता है? ओस्कुलम कहा जाता है। कंकाल दो चीजों से मिलकर बना होता है, स्पेकुल्स और स्पोंजिन तंतुओं से। आवास इनका अधिकांश रूप से कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। और संगठन का स्तर आपका क्या बता दिया है? कोशिकीय स्तर का होता है। तो ये इनकी मुख्य विशेषताएं जिन्हें हमें याद रखना है। अब इसके बाद में यदि हम देखें तो ये हमारा पहला संघ हो गया है। इसके बाद में हम दूसरे संघ को देखते हैं, और दूसरा जो संघ होता है जिसका नाम है आपका क्या? सिलेंट्रेटा। इसी सिलेंट्रेटा को हम एक नाम से और जानते हैं जिसे हम बोलते हैं नाइडेरिया। सिलेंट्रेटा का ही दूसरा नाम क्या होता है? नाइडेरिया। चलो देखते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं देखें। तो इनकी मुख्य विशेषताएं, ध्यान रखने की बात यह है, नाइडेरिया, याद रखने का तरीका यह है, नाइडेरिया मतलब ये किसी से नहीं डरते भाई। जो किसी से नहीं डरता होता है वो निडर होता है। और निडर क्यों होता है भाई? कौन निडर होता है? जिसके पास हथियार रखे हो, जिसके पास हथियार हो कि कोई आएगा तो उसको मार देंगे, आके दिखाए मेरे पास। तो क्योंकि इनके पास भी हथियार हैं, और इनके पास जो हथियार है उसे हम बोलते हैं डंक कोशिकाएं। इनका जो मुख्य हथियार है वो है डंक कोशिकाएं, और ये कोशिकाएं इस संघ की सबसे मुख्य विशेषता है। नाइडेरिया संघ की सबसे मुख्य विशेषता है इसकी डंक कोशिकाएं। तो मुख्य विशेषताओं में देखें तो इनके शरीर पर विशेष प्रकार की डंक कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम नाइडोब्लास्ट कहते हैं या निमेटोसाइट्स कहते हैं। इन डंक कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? नाइडोब्लास्ट या निमेटोसाइट कहते हैं। और जो इस संघ की क्या है? मुख्य विशेषता है। इन कोशिकाओं से ये जब डंक मारती हैं तो इससे एक विषैला पदार्थ निकलता है।
क्या निकलता है? विसेला। जैसे कोई मक्खी डंक मारती है, मधुमक्खी डंक मारती है तो उससे विषैला पदार्थ निकलता है जो उनकी सुरक्षा में काम में आता है। इसी प्रकार से इनमें भी आपकी निमेडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो इस संघ की सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? पहचान होती है। अब इसके बाद में यदि इनकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो जो इनका जो भ्रूण है, क्या? भ्रूण। जो इनका भ्रूण होता है वो द्विस्तरीय होता है। हमने बताया था कि भ्रूण में कितनी परत होती हैं उसके आधार पर उसको डिवाइड किया जाता है द्विस्तरीय अर्थात डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट अर्थात त्रिस्तरीय। जिनके भ्रूण में 2 स्तर पाए जाते हैं उन्हें द्विस्तरीय कहते हैं, और जिनके भ्रूण में 3 स्तर पाए जाते हैं उन्हें त्रिस्तरीय कहते हैं। तो इनका भ्रूण कैसा होता है? द्विस्तरीय होता है अर्थात डिप्लोब्लास्ट होता है। किसका? आपके जो सिलेंट्रेटा संघ होते हैं उनका। अगर आपसे पूछा जाए फिर पोरीफेरा में क्या होता है, तो पोरीफेरा में कोई भी स्तर नहीं पाया जाता है, भ्रूण में कोई भी स्तर नहीं पाया जाता है। जैसे इनका ये भ्रूण है तो एक तो ये सबसे बाहर की तरफ की परत पाई जाती है, सबसे बाहर की तरफ की परत होती है, और एक अंदर की तरफ परत होती है। ये अंदर की तरफ इनकी आहार नाल है और ये अंदर की तरफ की परत होती है। तो ये 2 परत होती हैं। बाहर की परत को हम बोलते हैं एक्टोडर्म और अंदर वाली परत को बोलते हैं हमें एंडोडर्म। और ये बीच में एक अकोशिकीय, यहां पर कोई कोशिकीय नहीं पाई जाती है बल्कि अकोशिकीय एक परत होती है जिसे मीजोगेलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीजोगेलिया। तो इस प्रकार से इनके भ्रूण में कितनी परत पाई जाती हैं? 2 परत पाई जाती हैं, बाहर की तरफ एक्टोडर्म और अंदर की तरफ एंडोडर्म। और इनके बीच में एक अकोशिकीय परत पाई जाती है जिसे हम बोल सकते हैं निर्जीव परत। तो वो अकोशिकीय परत होती है, इसे मीजोगेलिया कहा जाता है। सममिति कैसे होती है भाई इनकी? तो आपको पहले ही बता दिया था कि जो पोरीफेरा होते हैं वो असममित होते हैं, और उसके बाद में यदि हम देखें सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा संघ के जो जीव होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? अरीय सममित होते हैं। कैसे होते हैं? अरीय सममित होते हैं। शरीर गोलाकार वयस्क अवस्था में होता है, जैसे हो गया जेलीफिश और हाइड्रा। जेलीफिश और हाइड्रा इसके क्या है? उदाहरण है। तो इनमें सममिति कैसी पाई जाती है? आपकी अरीय सममिति, अर्थात इनके शरीर को आप किसी भी तल से काटोगे तो 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है। इसी कारण ऐसी सममिति को हम अरीय सममिति या त्रिज्यीय सममिति कहते हैं। तो अब इसके बाद में यदि हम देखें तो 2 विशेषता होगी। इनका जो भ्रूण होता है वो द्विस्तरीय होता है, और सममिति होती है वो कैसी होती है? अरीय सममिति होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो इनका जो शरीर होता है वो 2 रूपों में पाया जाता है, और जो 2 रूप होते हैं उनको हम एक को तो बोलते हैं पोलिप और एक को बोलते हैं मेड्यूसा। क्या कहते हैं? मेड्यूसा। जो पोलिप होता है वो नलिका जैसा होता है। यहां पर आप देख सकते हो इनका शरीर है वो नलिका जैसा है। पोलिप होता है वो नलिका जैसा होता है, अचल होता है, मतलब ये नीचे समुद्र के पेंदे से क्या होते हैं? चिपके हुए रहते हैं, तो अचल होता है, चल नहीं सकता। जैसे हो गया हाइड्रा और कोरल में, ये इनके उदाहरण है हाइड्रा और कोरल। तो उसमें इनका शरीर होता है, ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है? पोलिप अवस्था में पाया जाता है। शरीर एकदम अचल होता है, चिपका हुआ रहता है पेंदे से। मेड्यूसा होता है इनका शरीर छतरीनुमा, जैसे यहां पर आप देखोगे तो ये ऐसे छतरीनुमा शरीर होता है। तो मेड्यूसा में जो इनका शरीर होता है वो कैसा होता है? छतरीनुमा होता है और तैरने वाला होता है, जैसे जेलीफिश में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जेलीफिश में। हाइड्रा है वो किसका उदाहरण है? पोलिप अवस्था में। और जो जेलीफिश है वो कौन सी अवस्था का उदाहरण है? आपके मेड्यूसा का उदाहरण है। तो शरीर इन 2 रूपों में पाया जाता है, अर्थात स्थिर भी होते हैं और तैरने वाले भी होते हैं। कई जीव ऐसे होते हैं
कई जीव क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जिनमें दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। कई जीव ऐसे होते हैं जैसे फाइसेलिया हो गया, जिनमें दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। और जिनमें दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं वो आपके पोलिप से मेडुसा में बदल सकते हैं और मेडुसा से किस में बदल सकते हैं, पोलिप में बदल सकते हैं। जब आपके पोलिप से मेडुसा में बदलते हैं तब ये करते हैं अलैंगिक जनन। कौन सा जनन करते हैं, अलैंगिक जनन। और मेडुसा से पोलिप में बदलते हैं तब करते हैं लैंगिक जनन। यह आपको ध्यान रखना है कि जिन जीवों में पोलिप अवस्था भी होती है और मेडुसा अवस्था भी होती है वो एक दूसरे में बदल सकते हैं, और इस बदलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं पीडी एकांतरण। क्या कहते हैं, पीडी एकांतरण। कहने का मतलब पोलिप वो मेडुसा में बदल सकता है, मेडुसा आपकी पोलिप में बदल सकता है। पोलिप जब मेडुसा में बदलता है तब कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन के द्वारा बदलता है, और मेडुसा जब पोलिप में बदलता है तो लैंगिक जनन के द्वारा बदलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिनमें दोनों अवस्था होती है। इनकी अभी आपको बताया एक विशेषता है कि इनके पास एक विशेष डंक मारने वाली कोशिका है जिसे हम बोलते हैं आपके निडोब्लास्ट, या जिसे हमें निमेटोसाइट भी कहते हैं। ये डंक मारने वाली कोशिकाएं होती हैं। ये इनकी रक्षा का, शिकार पकड़ने का और भोजन में क्या करती हैं, मदद करती हैं। मुख्य रूप से इनकी रक्षा में काम में आती हैं। तो ये इनकी विशेषता हो गई। अब इसके बाद में यदि आप देखोगे तो जो इनका पाचन तंत्र होता है, इनका पाचन तंत्र वो गेस्ट्रोवस्कुलर गुहा, इनके शरीर में एक क्या पाई जाती है, गुहा। जैसे उनके शरीर में आपकी स्पोंजोसील गुहा थी, वैसे इनके शरीर में कैसी गुहा है, गेस्ट्रोवस्कुलर गुहा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, पाचन होता है। आंशिक बाह्य और आंशिक क्या होता है, आंतरिक पाचन होता है। आवास कहाँ रहते हैं, सामान्य तौर पर समुद्री जल में, लेकिन कुछ मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। जैसे हो गया है आपका हाइड्रा। हाइड्रा कहाँ पे पाया जाता है, मीठे पानी में पाया जाता है। सामान्य तौर पर ये कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें समुद्र में देखने को मिलते हैं। तंत्रिका तंत्र देखो, हालांकि इनमें एक विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, लेकिन नसों का एक बहुत ही सीधा सा सरल सा क्या होता है, जाल होता है, जिससे ये क्या करते हैं, आसपास के वातावरण से अपने आप को महसूस करते हैं। आसपास के वातावरण में क्या चल रहा है उसको महसूस करते हैं। जनन कैसे होता है भाई इनमें, तो जनन इनमें अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी। अलैंगिक जो जनन होता है वो कली बनना अर्थात बडिंग, शरीर पर छोटी सी, जैसे अभी आप हाइड्रा को देखोगे, हाइड्रा होता है, इनके शरीर पर ऐसे एक कली बन जाती है और ये अलग होकर फिर क्या बना लेती है, एक नए शरीर का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है, नए जीव का निर्माण कर लेती है। तो कली बनना, कली होती है सामान्य तौर पर पोलिप अवस्था में बनती है। अभी आपको बताया था कि हाइड्रा होता है, ये सामान्य तौर पर किस अवस्था में होता है, पोलिप अवस्था में ही पाया जाता है। और क्योंकि हाइड्रा में कली के द्वारा जनन होता है, इस कारण कहा जा सकता है कि इनमें जो कली के द्वारा जनन होता है वो सामान्यतः कौन सी अवस्था में होता है, पोलिप अवस्था में होता है। लैंगिक जनन देखें तो आमतौर पर कौन सी अवस्था में होता है, मेडुसा। और अभी आपको एक बात और बताई थी कि जो पोलिप होता है वो मेडुसा में बदल सकता है, किसके द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। और मेडुसा होता है वो पोलिप में बदलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। कौन से जीवों में, जिनमें ये दोनों अवस्था पाई जाती हैं। यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि निषेचन कैसा होता है, बाह्य होता है, जबकि हमने पोरीफेरा में देखा था कि निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है। इसमें कैसा निषेचन होता है, बाह्य। उदाहरण देख लो भाई, हाइड्रा, इस संघ में जो एक उदाहरण है हाइड्रा, कौन सी अवस्था में पाया जाता है, पोलिप अवस्था में पाया जाता है। किससे जनन होता है, इसमें आपके कली के द्वारा जनन होता है। जेलीफिश, जिसे ओरिलिया भी कहते हैं, जेलीफिश को क्या कहा जाता है, ओरिलिया। ओरिलिया इसका एक दूसरा नाम है। और ये कौन सी अवस्था में, यदि आपको पता हो तो मेडुसा अवस्था में पाई जाती है। एक है ओबेलिया, समुद्री एमिनोन कहते हैं ओबेलिया को, समुद्री एमिनोन। और इसके अलावा कोरल्स।
तो ये इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। यहां पर आप डायग्राम भी देख सकते हो। ये है समुद्री एमिनोम, समुद्री एनिमोन। एनिमोन। ये है आपके कोरल, इसको आप जानते हो जेलीफिश। इसका शरीर देखो छत्रीनुमा है, इस कारण कौन सी अवस्था में है, मेड्यूसा। और ये देखो ट्यूबनुमा है, तो ये कौन सी अवस्था में है, पोलिप। और ये आप देख सकते हो क्या है, हाइड्रा। इसमें कली भी दिखाई हुई है, जिसके द्वारा इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो इस प्रकार से ये इसके क्या है, उदाहरण है। समुद्री एनिमोन, कोरल, जेलीफिश और इसके अलावा आपका हाइड्रा, ये इसी का उदाहरण है। यदि हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखें तो क्या क्या होता है भाई, जो आपके सिलेंट्रेटा संघ होता है उसमें क्या क्या होता है। तो एक तो इनकी सबसे मुख्य विशेषता होती है कि इनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, निमेटोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं, निमेटोसाइट, या जिन्हें हम निडोब्लास्ट कोशिकाएं भी कहते हैं। भ्रूण कैसा होता है, द्विस्तरीय। सम्मिति कैसे होती है, अरीय सम्मित। शरीर का रूप आपके दो रूपों में होता है, पोलिप भी और मेड्यूसा भी। पाचन कौन सी गुहा में होता है, गैस्ट्रोवस्कुलर गुहा। इनका तंत्रिका तंत्र होता है, वो एक नसों का पतला क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। और इसके अलावा जो कोरल हो, हाँ इस कोरल की एक विशेषता आपको याद रखनी है, बाकी सब में नहीं, लेकिन इनका जो कोरल होते हैं, जो इसका एक उदाहरण है कोरल, इस कोरल का जो शरीर होता है वो बना होता है आपके कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, अर्थात चूना पत्थर या चूना जिसे बोल सकते हैं। तो इस कोरल का शरीर के ऊपर बाहर की तरफ एक बाह्य कंकाल पाया जाता है, जो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये कोरल होती हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं, गहराई में। यदि आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया के पास में एक ऐसी बहुत बड़े कोरल का एक पहाड़ है जिसे कोरल रीफ कहते हैं या ग्रेट कोरल रीफ कहा जाता है। इसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो कोरल होते हैं, इनमें चूने का क्या पाया जाता है, कंकाल पाया जाता है, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। आपको याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या पाया जाता है, कंकाल पाया जाता है। किसमें, कोरल में। तो ये था कौन से संघ के बारे में, सिलेंट्रेटा संघ के बारे में। और बाकी इसी को तो आप जानते ही हो। ये है हमारा SRL एकेडमी, जहां पर हम बायोलॉजी, जनरल साइंस, बायोलॉजी, जनरल साइंस और साइंस और टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पढ़ाते हैं। और चाहे से वो कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे से वो आपके स्टेट लेवल की हो, चाहे से आपके सेंट्रल लेवल की कंपटीशन एग्जाम हो, उन सब में जो भी बायोलॉजी, जनरल साइंस और साइंस और टेक्नोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हमारे यहाँ पर वीडियो आते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है SRL एकेडमी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।